दिव्या जल्दी से आदित्य से कहती है, नहीं नहीं, हमें कोई रोमांस नहीं करना। आदित्य बोलता है, लेकिन हमें तो करना है। यह सुनकर तो दिव्या की सांसें ही अटक जाती हैं। आदित्य दिव्या के पेट से थोड़ा सा साड़ी को हटाता है और अपनी होंठ उस पर रख देता है। दिव्या कसकर चादर को मुट्ठियों में भर लेती है। आदित्य धीरे धीरे दिव्या के पूरे पेट पर किस करने लगता है। दिव्या की धड़कनें 100 की स्पीड से भाग रही थीं। आदित्य धीरे धीरे काट भी रहा था, जिससे उसके दांत के निशान बन रहे थे। दिव्या तेज तेज सांसें लेने लगती है। आदित्य अब ऊपर आता है और दिव्या के गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। आदित्य के हाथ दिव्या के हाथ की तरफ बढ़ जाते हैं। वह दिव्या की मुट्ठियों को खोलता है और अपने हाथों की उंगलियों में दिव्या की उंगलियों में फंसाता है। दिव्या एकदम से सिरे उठती है। आदित्य के गर्म सांसें दिव्या के गर्दन से टकरा रही थीं। उसके साथ ही आदित्य के गर्म होंठ दिव्या की बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। आदित्य किस करते हुए गर्दन से कान तक जाता है और बहुत ही शांत सा कहता है, तुम्हें कितना रोमांटिक पति चाहिए। दिव्या की बोलती पूरी बंद हो चुकी थी। वह तो अपने सांसों को काबू में करने में लगी हुई थी। आदित्य आगे बढ़कर दिव्या के गालों से होते हुए ही नाक आँख पर किस करता है। फिर आखिरी में अपने होंठों को दिव्या के होंठों से जोड़ लेता है। दिव्या की पकड़ आदित्य की उंगलियों पर और भी ज़्यादा कस जाती है। आदित्य बहुत ही सॉफ्टली दिव्या को किस करने लगता है। दिव्या आदित्य के किस से पिघलने लगती है और खुद भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के होंठों का रस बहुत ही इंटेंसली पी रहे थे। होंठ ऐसे मिले कि छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं कर रहे थे। वक्त के साथ किस भी डीप होने लगती है। दोनों ही इस किस में डूब चुके थे, जैसे समुद्र की गहराई में डूब गए हों और निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हो। रिश्ते के पहले कदम को पार करने की कोशिश जारी तब तक रहती है जब तक दोनों की सांसें फूलने न लगी हों। सांस फूलने पर भी आदित्य दिव्या को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। होठों के अलग होते ही दिव्या जोर जोर से सांसें लेने लगती है। अभी तो दिव्या को सांस लेने में भी दिक्कत सी होने लगी थी। यह देखकर आदित्य अपने होठों को फिर से दिव्या के होठों से जोड़ लेता है और उसे सांस देने लगता है। कुछ ही देर में दिव्या एकदम नॉर्मल हो जाती है, लेकिन धड़कन अब भी बहुत तेज थी और चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। दिव्या अब अपनी आंखें खोलती है तो पाती है आदित्य उसे ही देख रहा था। आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कितना रोमांटिक पति चाहिए। आदित्य के फिर एक बार ऐसे सवाल से दिव्या शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। आदित्य दिव्या के गालों पर किस करते हुए कहता है, रोमांस कंटिन्यू करें। दिव्या जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, हमें अब भूख लग गई है, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। आदित्य कहता है, ठीक है, हम डिनर के बाद रोमांस को कंटिन्यू करेंगे। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य का चेहरा
हर वक्त की तरह है एक्सप्रेशनलेस था, जिससे यह बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा था कि आदित्य मजाक कर रहा है या फिर सीरियस में बोल रहा है। आदित्य दिव्या के हाथों में जो उंगलियां फंसी हुई थीं उसे आज़ाद करता है और दिव्या के ऊपर से हटकर कमरे से बाहर निकल जाता है। दिव्या आदित्य को जाते हुए देखकर कहती है, गलती कर दी, रोमांटिक पति चाहिए बोलकर। अब पता नहीं ये डिनर करने के बाद क्या ही करने वाले हैं। दिव्या खुद को ठीक करती है और नीचे चली जाती है। सभी साथ में बैठे डिनर करने लगते हैं कि तभी तरुणा देवी अनुज को न देखकर पूछती हैं, अनुज कहाँ गए? गौरव जल्दी से जवाब देता है, वो कमरे में अपने पनिशमेंट को पूरा कर रहा है। गौरव की बात सुनकर विकासा जी असमंजस में कहती हैं, कैसी पनिशमेंट और किसने दी? गौरव खाने का एक बाइट लेते हुए, आदि ने अनुज को 50 फाइलों को कल सुबह तक कंप्लीट करने के लिए कहा है। विकासा जी हैरान होकर, 50 फाइल? ऐसा क्या किया है अनुज ने? तरुणा देवी सख्त लफ्जे में कहती हैं, आदि बिना मतलब के कुछ नहीं करते। जरूर अनुज ने कुछ किया होगा। अनुज के लिए खाना कमरे में ही भेज दीजिएगा। दिव्या अपना जल्दी से डिनर करके कहती हैं, हम उनके लिए खाना लेकर जाते हैं। तरुणा देवी हाँ में सिर हिला देती हैं। दिव्या खाने की ट्रे लेकर अनुज के कमरे में जाती है। अनुज हर तरफ फाइल को फैलाकर रखा हुआ था। अनुज का चेहरा बहुत ही सीरियस था, बिल्कुल आदित्य की तरह। दिव्या साइड में खाना रखती है। आवाज़ से अनुज का ध्यान टूटता है। वह सर उठाकर जैसे ही दिव्या को देखता है, रोने जैसी शक्ल बनाकर झट से दिव्या को गले लगाकर रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, भाभी आपके पति को समझाइए, हम पर इतने जुल्म न करे। फाइल देख देख कर ऐसा लग रहा है कि कल ही मैं अंधा हो जाऊंगा। दिव्या अनुज के ड्रामे को अच्छे से समझती थी। दिव्या पूछती है, कितने फाइल कंप्लीट कर लिए हैं आपने? अनुज दिव्या से अलग होकर बेड पर बैठकर कहता है, 25 हो चुके हैं, अभी और 25 बाकी हैं। दिव्या हैरानी से अनुज को देखती है, फिर टाइम देखती है। 2 घंटे में आपने 25 फाइल कंप्लीट कर लिए? अनुज हाँ में सर हिला देता है। अनुज काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और फास्ट था, जिससे ऑफिस का काम भी वह तुरंत कर लेता था। दिव्या अनुज को खाना देते हुए कहती है, आप खाना खाइए, फाइलें मैं देखती हूँ। अनुज मज़े से बैठकर खाना खाता है और दिव्या फाइलों में लग जाती है। खाना ख़त्म होने के बाद अनुज भी फाइलों में लग जाता है। दोनों बहुत ही ध्यान से काम में लगे हुए थे। करीब 12 बजे फाइल कंप्लीट होती है। अनुज उबासी लेते हुए कहता है, फाइनली कंप्लीट हो गई। इतना बोलते ही अनुज दिव्या को देखता है, जो बुरी तरह से थकी हुई थी। वह ज़बरदस्ती खुद को जगाए रखी हुई थी। अनुज दिव्या से कहता है, थैंक यू भाभी, आप प्लीज़ आप जाइए अब। दिव्या अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। थकान की वजह से बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी। दिव्या किसी तरह कमरे में पहुंचती है और सीधे बेड पर आदित्य के ऊपर लेट जाती है। आदित्य, जो कब से दिव्या का ही इंतज़ार कर रहा था, वह आंखें बंद करते हुए ही दिव्या के सर को सहलाने लगता है।
दिव्या अपने हाथों को आदित्य की पीठ पर लपेट लेती है और फिर धीरे से कहती है, आप बहुत रूड हैं। आपने अनुज को इतनी सारी फाइलें अकेले कंप्लीट करने को दे दी। थोड़ा तो उसके बारे में सोच दें। आदित्य दिव्या की बात सुनकर उसके बालों पर हाथ रखकर सहलाते हुए होठों से माथे को चूम लेता है और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सुबह की पहली किरण खिड़की से होते हुए आदित्य और दिव्या पर पड़ती है। दिव्या अब भी आदित्य के ऊपर सोई हुई थी। आदित्य की आंखें धीरे से खुलती हैं। आँख खुलते ही उसे अपने ऊपर सो रही दिव्या दिखती है, जो थकान की वजह से गहरी नींद में थी। शांति के बीच आदित्य का फोन रिंग होता है। आदित्य दिव्या को अच्छे से पकड़कर खसकाते हुए फोन को टेबल से उठाकर रिसीव करके कान में लगाता है। कॉल के उधर साइड से, बॉस, ये बस एक शूटर है जिसे बस मारने वाले की जानकारी होती है। कौन मारना चाहता है ये वह नहीं बता सकता। आदित्य एक नज़र दिव्या को देखता है और धीरे से बोलता है, ओके देन किल हिम। उधर से आवाज़ आती है, ओके बॉस। आदित्य कॉल को कट करके साइड में रख देता है। आदित्य अब कल की बातों को सोचने लगता है। कल जब आदित्य ऑफिस में बैठे अपने कामों में बिजी था, तभी उसे दिव्या के हिडन बॉडीगार्ड का कॉल आता है, जो हमेशा दिव्या को दूर से ही प्रोटेक्ट करता था। आदित्य कॉल रिसीव करता है तो उधर से बॉडीगार्ड कहता है, बॉस, मैम की जान खतरे में है, मैम गन पॉइंट पर है। आदित्य जब यह सुनता है तो उसे लगता है कि जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हों। आदित्य केबिन से जल्दी से बाहर निकलते हुए कॉल पर चिल्लाते हुए कहता है, कैच हिम नाउ। उधर से बॉडीगार्ड कहता है, नो बॉस, इट्स डेंजर फॉर मैम। बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर आदित्य गुस्से से भौंकला जाता है। वह कार में बैठे ड्राइवर को बहुत ही फास्ट कार चलाने के लिए कहता है। इधर बॉडीगार्ड्स की तो नज़र बस उस शूटर पर ही टिकी हुई थी। शूटर के हाथ ट्रिगर से बार बार हट रहे थे, क्योंकि दिव्या इधर से उधर हुए जा रही थी। दिव्या कभी बैठ रही थी तो कभी उठ रही थी, कभी अनुज के पास जाती तो कभी रूही और रूहानी से बातें करती। शूटर का फोकस बार बार डगमगा रहा था। बॉडीगार्ड ये देखकर थोड़ा हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता था उसकी छोटी सी गलती दिव्या की जान ले सकती है, और अगर दिव्या को कुछ हुआ तो आदित्य उसे नहीं छोड़ेगा। शूटर अचानक से पीछे मुड़ता है, इससे पहले ही बॉडीगार्ड छुप जाता है। शूटर फिर से दिव्या पर फोकस करने लगता है कि बॉडीगार्ड झट से उसे पकड़ लेता है। वहीं अब तक आदित्य के और भी गार्ड वहां पर पहुंच चुके थे। वह सब उस शूटर को पकड़ लेते हैं। आदित्य आकर गुस्से से उस शूटर के हाथ पर गोली मार देता है। वह शूटर चिल्लाना चाहता है, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसका मुंह बंद करके रखा हुआ था। आदित्य शूटर के दोनों हाथ पर गोली मारने के बाद पैरों पर भी गोली चलाता है। शूटर दर्द से तड़प उठता है। वहीं आदित्य का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दिव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ती है, वह एकदम से शांत हो जाता है।
शूटर को वहां से ले जाने का इशारा करता है और खुद कार में बैठ जाता है। कार कुछ पल चलते ही उस जगह के साइड पहुंचती है जहां अनुज और तेजस की कार थी। आदित्य सोच भी नहीं सकता था, अगर उसने दिव्या के लिए बॉडीगार्ड ना रखा होता तो क्या होता। एक पल के लिए तो आदित्य बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वह अब दिव्या को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आदित्य दिव्या के सुकून से सोते हुए चेहरे को देखता है और उसे पकड़कर धीरे से पलटता है। दिव्या को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर से हटने लगता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि दिव्या ने आदित्य की पीठ पर बहुत ही टाइटली सेट को पकड़ा हुआ था। आदित्य अपने एक हाथ को पीछे ले जाकर दिव्या के हाथों से अपना सेट को छुटाने लगता है। आदित्य सेट छुटाने में कामयाब हो जाता है। वह थोड़ा सा झुककर दिव्या के माथे को चूमता है और वहां से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। दिव्या कसमसाते हुए पलटकर फिर से सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य शावर लेने के बाद टॉवल में बाहर आता है और दिव्या को गोद में उठाकर बाथरूम में चला जाता है। दिव्या को इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था, वह तो अब भी सो रही थी। आदित्य दिव्या को लेकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और शावर को ऑन करता है। शावर ऑन होते ही पानी की बूंदें दोनों के ऊपर पड़ती हैं। बहते पानी की बूंदों के एहसास होते ही दिव्या अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही दिव्या को आदित्य का चेहरा दिखता है, जो उसे ही दिख रहा होता है। दिव्या ऊपर देखती है, फिर आसपास देखती है। दिव्या अब भी आदित्य के गोद में थी। आदित्य धीरे से दिव्या को नीचे उतारता है। दिव्या की नजरें अब आदित्य पर पड़ती हैं। आदित्य को टॉवल पर देखकर दिव्या का सर में से पूरा लाल हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। दिव्या हाँ में सर हिला देती है। आदित्य वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। वहीं दिव्या उसके जाते ही दीवार से सटकर तेज तेज सांसें लेने लगती है। दिव्या आदित्य के हर हरकत से खुद के सांसों को काबू में नहीं कर पाती। उसके पास आते ही धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं कि उसे के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ही देर बाद दिव्या रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है कमरे में कोई नहीं होता। वह चारों तरफ नजरें घुमाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी विकासा जी अंदर आती हैं और कहती हैं, दिव्या, क्या आपके पास कोई लाल कपड़ा है? दिव्या असमंजस में पूछती है। लाल कपड़ा क्यों माँ? विकासा जी, वो हमें मूर्ति को ढककर संदूक में रखना था। दिव्या, अच्छा, हम अभी ही देखते हैं। दिव्या कवर में ढूंढने की कोशिश करती है कि उसमें से फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है। दिव्या नीचे देखती है तो यह उनके माँ पापा, दिव्या और दादी की तस्वीर थी। वहीं जैसे ही विकासा जी उस तस्वीर को देखती हैं, दिल सहम सा जाता है। वह आगे बढ़कर फोटो फ्रेम को उठाती हैं और पूछती हैं, दिव्या, ये कौन है? दिव्या कपड़े को ढूंढते हुए कहती है, ये हमारे माँ पापा और दादी हैं। विकासा जी की आंखों में अब एक अजीब सा डर दिखने लगता है।
वह एकटक दिव्या की माँ की तस्वीरें को ही देखे जा रही थी। उनकी आंखें एकदम से नम सी हो जाती हैं, जैसे बीते दर्द वापस लौट कर आ रहे हों। बिकासा जी की आंखों में दर्द लिए खड़ी ही थीं कि तभी दिव्या की आवाज़ आती है, हाँ, ये मिल गई। बिकासा जी दिव्या का आवाज़ सुनते ही झट से अपने आंसुओं को पोंछ लेती हैं और दर्दों को छुपा लेती हैं। दिव्या कपड़े देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ। बिकासा जी कपड़ा लेती हैं और फोटो दिव्या की तरफ बढ़ा देती हैं। दिव्या फोटो लेती है और रखने ही वाली होती है कि जैसे उसे कुछ याद आता है। वह बिकासा जी को देखते हुए कहती है, ओहो माँ, मैं तो आपको हमारे परिवार से मिलाना ही भूल गए। इतना बोलते ही दिव्या अपनी दादी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हमारी दादी कबेरी त्रिवेदी। अपने पापा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हैं हमारे पापा विश्व त्रिवेदी। अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये हैं हमारी माँ कल्याणी त्रिवेदी। बिकासा जी यह नाम सुनती हैं, फिर एक बार दर्द उनके चेहरे पर उभरना से लगते हैं। दिव्या बिकासा जी को साइड से गले लगाकर फोटो की तरफ देखकर कहती है, दादी, माँ, पापा, ये हैं हमारी नई माँ बिकासा सिंघानिया। दिव्या की मासूम बातों को सुनकर बिकासा जी अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने लगती हैं। बिकासा जी भी दिव्या को गले लगाते हुए कहती हैं, चलिए जल्दी से नाश्ता करने आ जाइए। दिव्या मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है तो बिकासा जी वहाँ से चली जाती हैं। बिकासा जी की आंखों के सामने बार बार कल्याणी जी की तस्वीर आ रही थी। उनके साथ ही उनका नाम गूंजने लगता है। बिकासा जी कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में अब बेइंतहा आंसू बहे जा रहे थे। इधर अमर ऑफिस के लिए तैयार होकर बैठे फाइलों को चेक कर रहे होते हैं। वहीं माया काफ़ी परेशान सा कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। अमर माया को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? माया थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है, वो अमर जी, हमें अपने मायके जाना था। अमर, आप भी जानती हैं कि आप उस जगह नहीं जा सकती, फिर क्यों एक ही बात को दोहराती रहती हैं? माया, हमें पता है, लेकिन जिस जगह हमने जन्म लिया वहाँ जाने की हमें बहुत उत्सुकता हो रही है। अमर अपनी जगह से खड़े होते हैं और माया के पास जाकर कहते हैं, उत्सुकता जान से बढ़कर नहीं होती, भले ही उस वक्त हमने आपको अपना बना लिया और नए रिश्तों में जोड़ लिया, लेकिन आपके पुराने रिश्ते को हम बचा नहीं पाए और अब वहाँ पुराने रिश्ते को जोड़ने के लिए हम आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। माया एकदम से अमर के गले लग जाती हैं और कहती हैं, हमें आपसे हर इस बात से कोई नाराज़गी नहीं है। आपने तो हमें दर्द भरी जिंदगी से छीन कर एक खुशहाल जिंदगी दी है। हमें इतना सारा प्यार, हक, सम्मान दिया है। खुशियों के रूप में 3 संतानें दिए हैं, लेकिन इन सब के बाद भी हमें माँ पापा की हमेशा याद आती है। अमर माया के गालों पर हाथ रख कर कहता है, काश कि हम आपकी यादों को ख़त्म कर पाते। इधर ध्रुव डाइनिंग टेबल पर ज्येष्ठा को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था।
वहीं ज्येष्ठा ध्रुव को एक बाइट खिला रही थी और खुद एक बाइट खा रही थी। ध्रुव तो बस ज्येष्ठा को ही देखे जा रहा था। ज्येष्ठा ध्रुव को ऐसा देखता हुआ पाकर घूरते हुए देखकर पूछती है, ऐसा क्या देख रहे हो? ध्रुव ज्येष्ठा के कमर को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे होंठ हिलते हुए बहुत आकर्षक लग रहे हैं, इन्हें चूमने का मन कर रहा है। इतना बोलकर ध्रुव ज्येष्ठा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ज्येष्ठा धक्का देती है और कहती है, भूलो मत, तुमने 2 दिन 8 घंटे 40 मिनट 20 सेकंड पहले मुझे किस किया था, वो भी पूरे 1 घंटे तक। तो अपनी ये जो बकवास बातें हैं ना, इन्हें साइड में रखो और चुपचाप नाश्ता करो। ध्रुव बेबी, तुम पहले ही ठीक थी। जब मन चाहता था मैं तुम्हें किस कर लेता, लेकिन अब तो तुम मुझे बस धमकाती ही रहती हो। यार तुम्हें ना प्रपोज करके ही गलती कर दी। ज्येष्ठा घूरते हुए, ओ मिस्टर, मुझे भी तुम्हारे प्रपोजल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मैंने तुम पर रहम कर दिया, वरना तुम जैसे लड़कों को तो मैं पूछती भी नहीं हूँ। ध्रुव कहता है, हाँ मुझे भी पता है तुम्हें मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तो हक दिया करती थी। असल में बेबी, तुम्हें तो मुझसे उसी रात प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हारे कपड़े। ध्रुव इससे आगे बोलता, उससे पहले ज्येष्ठा चाटा मार देती है और कहती है, हर वक्त गंदी बातें, इसके अलावा कुछ सीखा नहीं है क्या तुमने? ध्रुव अपने गालों को सहलाते हुए कहता है, इसमें गलत क्या है? अब शादी के बाद भी तो हम लोग वही सब करेंगे ना। मैंने तो अभी से ही सोच लिया है कि मैं रोज तुम्हें रात को बहुत सारा प्यार करूँगा। ज्येष्ठा घूरते हुए कहती है, अपनी ये गंदी सोच को काबू में रखो। तुमने जो पहली मुलाकात में मेरे साथ किया है ना, वो सब भूली नहीं हूँ मैं। ध्रुव सहकते हुए कहता है, क्या सच में बेबी तुम कुछ भी नहीं भूली? मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था, मुझे लगा तुम सच कुछ भूल गई हो। अच्छा हुआ तुम्हें याद है, वरना मुझे याद दिलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। ज्येष्ठा बिल्कुल चुप हो जाती है और ध्रुव के गले लग जाती है। ज्येष्ठा कहती है, तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवाओगे? ध्रुव का चेहरा एकदम से सख्त हो जाता है और कहता है, मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ज्येष्ठा फिर से कहती है, उनके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है? ध्रुव शांत सा कहता है, लेकिन तुम्हें उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्येष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव ज्येष्ठा को अपनी गोद से उठाता है और खुद खड़ा होकर बिना कुछ बोले कमरे की तरफ चला जाता है। ज्येष्ठा वहाँ खड़ी बस ध्रुव को जाता हुआ देख रही थी। ज्येष्ठा अब इसे क्या हुआ है वह सोचती है। इधर आदित्य और दिव्या कार में बिल्कुल चुपचाप से बैठे हुए थे। दिव्या पूछना तो चाहती थी कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह आदित्य के नेचर से वाकिफ थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल में जाकर रुकती है। हॉस्पिटल को देखकर दिव्या असमंजस में आदित्य को देखती है। आदित्य दिव्या को इशारे से उतरने के लिए कहता है। दिव्या कार से नीचे उतरती है। आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर अंदर लेके जाता है
आदित्य दिव्या को लेकर एक कमरे में लेकर जाता है। वह बहुत ही सारे स्पेशल डॉक्टर अलग अलग शहरों से आए हुए थे। एक नर्स आकर दिव्या को हॉस्पिटल का कपड़ा देती है तो दिव्या पहले आदित्य को देखती है। आदित्य इशारे से लेने के लिए कहता है। दिव्या कपड़ा लेती है और आदित्य से कहती है, ये सब क्या है और ये कपड़े? डॉक्टर, हम तो बीमार भी नहीं हैं। तो फिर? आदित्य दिव्या की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? दिव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य, फिर जाओ और चेंज कर लो। दिव्या आदित्य को देखते हुए चेंज करने के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिव्या को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अंदर ही अंदर बहुत से सवाल चल रहे थे। दिव्या चेंज करके आती है और बेड पर लेट जाती है। तभी एक नर्स कहती है, मैम आप ये मंगलसूत्र भी निकाल दीजिए। नर्स की बात सुनकर दिव्या पहले मंगलसूत्र को देखती है, फिर आदित्य को। आदित्य आगे आकर दिव्या के पास बैठ जाता है और मंगलसूत्र को निकालकर अपनी पॉकेट में रखता है। इतना करते ही आदित्य झुककर दिव्या के माथे पर किस करता है और फिर वह रूम से बाहर निकल जाता है। दिव्या बस उसे जाते हुए देख रही थी। एक नर्स दिव्या को बेहोशी के इंजेक्शन देती है तो दिव्या की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।